ठंडी हवाएं झोंके मार रही थी। श्याम प्रसाद जी अपनी पुरानी झोपड़ी के कोने में फटे कंबल में लिपटे बैठे थे। हर 2 मिनट में उनकी खांसी गूंज उठती, इतनी जोर से कि झोपड़ी की टीन की छत कांप उठती। आंखों से आंसू बह रहे थे और वही आंसू उनकी झुर्रियों से भरे गालों पर ठंडे होकर जम गए थे। सामने एक पुरानी लालटेन जल रही थी, जिसकी लौ कांप रही थी, जैसे वो भी अब बुझने को है। कभी इस घर में कितनी रौनक हुआ करती थी। श्याम प्रसाद, जो गांव के प्रधान रह चुके थे, उनका एक बेटा था किशोर। वो शहर में अपना पक्का मकान बनाकर बस गया था, जो गांव से लगभग 25 किलोमीटर था। श्याम प्रसाद जी अब इस झोपड़ी में अकेले पड़े थे, जैसे किसी बूढ़े पेड़ की जड़ों से दूर पत्तियां। उन्होंने कांपते हाथों से अपना पुराना फोन उठाया। चलो आज बात कर लेते हैं, शायद याद आ जाए किसी को कि उनका बाप अब भी जिंदा है। फोन किशोर को किया, लेकिन आवाज उधर से बच्चे की आई। हेलो दादू, आप? कितने दिनों बाद फोन किया आपने? श्याम प्रसाद जी की आंखें नम हो गई। वो बोले, राज बेटा, खांसी ने तो जान निकाल दी है। बस ऐसे ही याद आई तो फोन कर लिया। राज घबरा गया। दादू, आप ठीक तो है ना? श्याम प्रसाद ने हंसने की कोशिश की। ठीक ही हूँ बेटा। राज ने कुछ बोले बिना ही फोन रख दिया। जूते पहने बाइक ली और घर से निकल गया। माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ। उसकी आवाज में ऐसी हड़बड़ी थी कि माँ भी कुछ पूछ नहीं पाई। जब राज दादू के घर पहुंचा तो झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर गया तो देखा दादू जमीन पर पड़े थे। वो भागा और झुककर दादू को उठाया। दादू, आंखें खोलिए, मैं आ गया। श्याम प्रसाद जी ने धीरे धीरे पलकें खोली। राज बेटा, तू आ गया? राज की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने जल्दी से अपने दादू को पानी पिलाया और अपनी जेब से दवा निकाली। दादू, ये खांसी की दवा पी लो। डॉक्टर ने मम्मी के लिए दी थी, यही अभी काम आ जाएगी। श्याम प्रसाद जी ने वो दवा पी ली। धीरे धीरे शरीर शांत होने लगा। राज उनके सिरहाने बैठ गया। श्याम प्रसाद जी उसके बालों पर हाथ फेरने लगे। श्याम प्रसाद जी बोले, हमेशा खुश रहना मेरे लाल। एक तू ही तो है जो मुझे अब भी याद रखता है। थोड़ी देर बाद दवा का असर हुआ और श्याम प्रसाद जी की आंखें भारी होने लगी। खिड़की के बाहर से चांद की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। धीरे धीरे नींद की आगोश में जाते हुए श्याम प्रसाद जी का मन अतीत की गलियों में लौटने लगा। वो दिन याद आने लगे जब उनकी झोपड़ी यानी उनके पुराने घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंजती थी। एक वक्त था जब श्याम प्रसाद जी गांव के सबसे इज्जतदार आदमी माने जाते थे। सुबह खेतों में जाना, दोपहर को गांव के बुजुर्गों के साथ चबूतरे पर बैठकर बात करना और शाम को बच्चों के साथ हंसी मजाक, यही उनकी दिनचर्या थी। श्याम प्रसाद जी हमेशा कहते, बेटा, गरीबी कोई शर्म की बात नहीं होती, लेकिन मेहनत से भागना गुनाह होता है। उनकी पत्नी सावित्री उस समय जिंदा थी और घर की आत्मा थी। हर सुबह जब सावित्री जी चौके में चूल्हा जलाती तो महक से पूरा घर भर जाता। किशोर, जल्दी उठो, पिताजी खेत पर जाने वाले हैं, वो पुकारती। बच्चे हंसते खेलते तैयार हो जाते। श्याम प्रसाद जी ने अपने बेटे को पढ़ाया, जमीन बेचकर उसे कॉलेज भेजा ताकि उसका उज्जवल भविष्य हो। सावित्री जी अक्सर कहती, इतना सब दे रहे हो, बुढ़ापे में यही तुम्हारा सहारा बनेंगे। श्याम प्रसाद जी मुस्कुराते और कहते, हाँ सावित्री, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। लेकिन किसे पता था वक्त की धारा सब कुछ बदल देगी। एक दिन सावित्री जी बीमार पड़ी। खांसी ने उन्हें भी जकड़ लिया था। डॉक्टर ने कहा, इनको अब शहर से ले जाइए, नहीं तो हालत बिगड़ सकती है। श्याम प्रसाद जी ने अपनी बाकी जमीन बेच दी इलाज के लिए, लेकिन नतीजा वही हुआ जो भाग्य में लिखा था। एक रात सावित्री जी की सांसें थम गई। श्याम प्रसाद जी के लिए वो रात जैसे सूरज डूबने की नहीं, जिंदगी डूबने की थी। वो सावित्री जी के पास बैठे रहे, उनका ठंडा होता चेहरा अपने हाथों में लेकर बस रोते रहे। तूने कहा था बुढ़ापे में हमारा बेटा साथ देगा, लेकिन अब तो तू भी नहीं है। धीरे धीरे साल बीत गए।
किशोर ने शहर में नौकरी पकड़ ली और वहीं जाकर बस गया। शादी हुई, बहू आई और अपना अलग छोटा संसार बना लिया। पहले हफ्ते में एक बार पिता से मिलने आते थे, फिर महीने में एक बार, फिर त्योहारों पर, और आखिर में सब बंद। श्याम प्रसाद जी खिड़की के पास बैठकर अक्सर कहते, शहर की हवा में रिश्तों की खुशबू नहीं होती, बस दिखावे का धुआं होता है। आज वही बेटा जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था अब उन्हें बोझ समझने लगा, लेकिन उन्हें कोई गिला नहीं था। उनकी आंखों में बस पोते राज की तस्वीर तैरती रहती थी। वही बच्चा जो हर बार मिलने पर कहता था, दादू आप मेरे हीरो हो। श्याम प्रसाद जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, जैसे कोई अधूरा सपना फिर से पूरा हो रहा हो। वो नींद में करवट बदले ही थे कि झोपड़ी के दरवाजे पर फिर से खड़खड़ाहट हुई। सुबह की पहली किरण झोपड़ी की टूटी खिड़की से भीतर आई। श्याम प्रसाद जी अभी भी बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन चेहरा अब शांत था। राज ने पूरी रात उनके पास बैठकर पहरा दिया था, जैसे कोई बेटा अपने पिता की सेवा करता है। सुबह जब श्याम प्रसाद जी ने आंखें खोली तो देखा, राज वहीं बैठा है, उसकी गोद में सिर रखे सो गया था। श्याम प्रसाद जी की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से राज के बालों पर हाथ रखा। बड़ा हो गया है तू, अब तो बिल्कुल अपने पापा जैसा लगने लगा है। राज ने मुस्कुराकर कहा, दादू मैं पापा जैसा नहीं, आप जैसा बनना चाहता हूँ। श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली। काश तेरे पापा ने भी ऐसा कहा होता। थोड़ी देर बाद राज ने झोपड़ी की हालत देखी। चारों ओर बिखरे बर्तन, टूटी दीवारें, एक पुरानी चारपाई और एक टीन का डब्बा जिसमें कुछ पुराने कागज रखे थे। राज को अंदर तक झटका लगा। दादू आप ऐसे कैसे रह रहे हैं? पापा तो कहते हैं कि आप ठीक हैं। श्याम प्रसाद जी ने बस इतना कहा, बेटा कुछ बातें घर की नहीं दिल की दीवारों में कैद रहती हैं। राज समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में अब एक आग थी। उसने तय कर लिया अब वो चुप नहीं बैठेगा। वो झोपड़ी से उठा, बाइक ली और तेजी से शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचते ही सीधा अपने घर के गेट पर पहुंचा। किशोर और उसकी पत्नी अनुपमा नाश्ता कर रहे थे। राज का चेहरा लाल था, आंखें भरी हुई। पापा, उसने जोर से कहा। किशोर ने अखबार से नजर उठाई। क्या हुआ, तू सुबह सुबह ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? राज बोला, मैं दादू के पास से आ रहा हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। किशोर ने अखबार नीचे रख दिया। क्या, वो कैसे हैं अभी? राज चीख पड़ा। वो अकेले हैं पापा उस झोपड़ी में, ठंड में कांप रहे हैं और आप यहाँ हीटर के सामने बैठे हैं। किशोर चुप था। अनुपमा बोली, राज तू छोटा है, अभी बड़ों की तरह बातें मत कर। राज की आंखों से आंसू गिर गए। बड़ों की बातें? पापा, जब बाप अपने बाप को छोड़ दे तो वो बात बड़ी होती है या शर्म की? किशोर का चेहरा झुक गया। वो कुछ कह नहीं पाया। अनुपमा ने धीरे से कहा, राज तेरे दादाजी खुद वहां रहना चाहते थे। राज बीच में ही बोल पड़ा, झूठ, वो रहना नहीं चाहते थे, उन्हें रहने दिया गया। किशोर का गला सूख गया। उसे याद आया जब कुछ साल पहले बहस हुई थी। पापा आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, गांव में रहना ही ठीक रहेगा, ये अनुपमा ने कहा था, और उसने भी चुपचाप हामी भर दी थी। राज की आवाज कांप रही थी। पापा वो आपको रोज याद करते हैं, खांसी में दम घुटता है उनका, फिर भी आपके नाम से मुस्कुराते हैं। कमरे में एक लंबी चुप्पी छा गई। घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। आखिर किशोर ने धीरे से कहा, रात शाम को चलेंगे, दादू से मिलेंगे। राज के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में सवाल अब भी थे। उसने कहा, पापा चलिएगा तो सही, लेकिन क्या मन से चलिएगा? श्याम प्रसाद जी की झोपड़ी की ओर लौटने की तैयारी शुरू हो गई थी, लेकिन जो वहां होने वाला था वो किसी के दिल को झकझोर देने वाला था। सूरज ढल चुका था, आसमान में लालिमा थी और हवा में हल्की ठंडक। राज ने अपने पापा और मम्मी को मजबूर किया कि वे आज ही दादू से मिलने चले। किशोर कार चला रहा था। अनुपमा पीछे की सीट पर चुपचाप बैठी थी। राज आगे की सीट पर था। उसकी आंखें बार बार रास्ते पर नहीं, बल्कि पिता के चेहरे पर टिक जाती थी। क्या पापा वाकई में अपने पिता से मिलने जा रहे हैं, या बस औपचारिकता निभाने?
कार गांव की सीमा पर पहुंची तो सड़क खत्म होकर कच्चे रास्ते में बदल गई। झोपड़ी की ओर जाते हुए किशोर के चेहरे पर हल्की झिझक थी। उसके जहन में वो पुरानी बातें गूंज रही थी। जब पिता ने कहा था, बेटा मुझे तुम्हारे घर में बस एक कोना चाहिए जहां मैं भगवान के सामने बैठकर शांति से जी लूं। और उसने कहा था, पापा बच्चे छोटे हैं, जगह नहीं है। वो हर शब्द अब जैसे किसी चाकू की तरह दिल में उतर रहा था। जब कार झोपड़ी के पास रुकी, राज भागता हुआ अंदर गया। दादू देखिए कौन आया है। श्याम प्रसाद जी बिस्तर पर बैठे थे। खांसी फिर शुरू हो गई थी। राज के शब्द सुनकर उन्होंने दरवाजे की ओर देखा और जैसे ही नजर बेटे पर पड़ी, उनका चेहरा ठिठक गया। किशोर, बस इतना ही कहा। आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में भी कांप गई। किशोर ने आगे बढ़कर कहा, पापा मैं आपसे मिलने आया हूँ। श्याम प्रसाद जी मुस्कुराए। ये वही पुरानी मुस्कान थी जो पिता अपने बेटे की गलती माफ करते हुए देते हैं। आए हो, अच्छा किया। मैं तो सोच रहा था शायद अब तुम मुझे भूल ही गए हो। किशोर की आंखें भर आई। वो घुटनों के बल बैठ गया। पापा माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगा। श्याम प्रसाद जी ने हाथ उठाकर उसके सिर पर रखा। बेटा, जिंदगी के इस मुकाम पर मुझे अब किसी घर की नहीं, सिर्फ अपनेपन की जरूरत है। अनुपमा चुप थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, पिताजी गलती मेरी भी थी। मुझे आपको कभी रोकना नहीं चाहिए था। श्याम प्रसाद जी ने उसकी ओर देखा। आंखों में ना कोई गुस्सा था, ना ही कोई शिकायत, बस एक थका हुआ अपनापन था। बहू, गलती तो तब होती है जब रिश्ते जिंदा होते। यहाँ तो सब कुछ वक्त ने धीरे धीरे मार दिया। राज का दिल टूट गया। उसने कहा, दादू चलिए ना मेरे साथ, मैं आपको अपने कमरे में रखूंगा। पापा नहीं रखेंगे तो भी मैं रखूंगा। श्याम प्रसाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राज मेरे प्यारे बच्चे, तू ही तो वो दीपक है जो अब भी बुझा नहीं। लेकिन अब ये शरीर चलने लायक नहीं रहा बेटा। बस मुझसे इतना वादा कर कि तू कभी अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ेगा। राज ने दादू का हाथ पकड़ लिया। वादा है दादू, आपका ये पोता कभी अपने बड़ों का साथ नहीं छोड़ेगा। श्याम प्रसाद जी ने सिर टिकाया। उनकी सांसें फिर तेज चलने लगी। किशोर घबराया। राज पानी लाओ। राज दौड़ा, लेकिन तब तक श्याम प्रसाद जी की आंखें आधी बंद हो चुकी थी। उनके होठों से सिर्फ इतना निकला, अब चैन मिला मुझे। कमरे में सन्नाटा छा गया। लालटेन की लौ कांप रही थी। राज दादू के सीने से लग गया। दादू उठिए ना, देखिए पापा आ गए हैं फिर भी आप। लेकिन जवाब नहीं आया। किशोर वहीं बैठ गया। पिता के चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। वो रो रहा था जैसे कोई बच्चा अपनी सबसे बड़ी गलती समझ चुका हो। अनुपमा ने दीवार की ओर देखकर कहा, काश हमने थोड़ी इंसानियत जल्दी दिखा दी होती। उस रात गांव में एक झोपड़ी के बाहर धीमे धीमे दीपक जल रहा था और हवा में सिर्फ एक आवाज थी, रात की सिसकियां और श्याम प्रसाद जी की खांसी की गूंज, जो अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। अगले दिन गांव की सुबह कुछ अलग थी। सूरज की रोशनी झोपड़ी के फूस के छत से छन छन कर आ रही थी, लेकिन आज वहां कोई खांसी की आवाज नहीं थी, सिर्फ धीमी हवा और धूप में चमकते आंसू। श्याम प्रसाद जी अब वो नहीं रहे। गांव के लोग जो कभी उन्हें श्याम बाबू कहकर सलाम करते थे, आज उनकी अर्थी को कंधा देने के लिए आए थे। किशोर ने कांपते हाथों से अपने पिता के चरण छुए और बोला, पापा अगर फिर कभी जन्म हुआ तो मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राज अपने दादू के सिरहाने बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच रहा था, कल तक जो अपने दादू की सांसें सुनता था, आज वही शांति क्यों इतनी डरावनी लग रही है। अंतिम संस्कार के बाद सब चुप थे। किशोर और अनुपमा घर लौटने की तैयारी में थे, लेकिन राज चुपचाप झोपड़ी के कोने में बैठा कुछ ढूंढ रहा था। पुराने कपड़ों के बीच उसे एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा मिला। बक्से में कुछ पुराने कागज, एक टूटी चश्मे की डंडी और एक लिफाफा था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे किशोर के नाम। राज ने वो लिफाफा उठाया, आंसू पोंछे और पापा के पास आकर बोला, पापा ये देखिए, दादू ने आपके लिए लिखा था।
किशोर ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, पुरानी स्याही से लिखी हुई। वो पढ़ने लगे। प्रिय बेटे किशोर, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब शायद मैं तुझसे बहुत दूर होऊंगा, पर मैं चाहता हूँ कि तू ये जाने कि मैंने तुझे कभी दोष नहीं दिया। मैंने तेरी हर मुस्कान के लिए अपनी नींदें बेच दी, तेरी पढ़ाई के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी। मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि पिता का फर्ज यही होता है। वो अपनी जड़ें काट देता है ताकि बेटा शाख बनकर आसमान छू सके। अगर कभी तेरी व्यस्त जिंदगी में मेरा ख्याल आए तो ये मत सोच कि तूने मुझे छोड़ दिया। बस इतना सोच लेना कि तेरा बाप तुझसे इतना प्यार करता था कि तेरे लिए खुद को भी भूल गया। और बेटा, अगर तेरी जिंदगी में कभी कोई राज जैसा बच्चा आए तो उसे कभी ये महसूस मत होने देना कि वो तुझसे ज्यादा अपने दादू से प्यार करता है। तेरे पिता श्याम प्रसाद। चिट्ठी खत्म होते ही किशोर की आंखों से आंसू ऐसे निकले जैसे बरसों से रुका हुआ सैलाब फूट पड़ा हो। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, चिट्ठी को अपने सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। पापा, आपने क्यों नहीं बताया जब आपको पता था कि मैं गलत था? अनुपमा भी पास आई। उसने धीरे से कहा, कभी कभी सच्चे लोग अपने दर्द नहीं बताते, बस उन्हें जीते हैं। राज ने दादू की तस्वीर उठाई जो झोपड़ी की दीवार पर टंगी थी। उसने धीरे से कहा, दादू, आपने तो सबको माफ कर दिया, लेकिन मैं नहीं करूँगा। मैं इस घर को ऐसा बनाऊंगा जहाँ कोई बाप कभी अकेला ना रहे। किशोर ने बेटे को गले से लगा लिया। नहीं बेटा, अब मैं तेरे दादू का सपना पूरा करूँगा। अब कोई पिता अकेला नहीं मरेगा। तीनों की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उस झोपड़ी की दीवार पर टंगी पुरानी तस्वीर जैसे मुस्कुरा रही थी और जैसे कह रही हो, अब मुझे चैन है। मेरा बेटा आखिर वो सीख गया जो मैंने जिंदगी भर सिखाने की कोशिश की। उस शाम झोपड़ी के बाहर एक दिया जलाया गया। राज ने कहा, ये दादू की खांसी का दिया है जो अब हमेशा याद दिलाएगा कि किसी बूढ़े की सांस कभी अनसुनी मत करना। और उस छोटे से उजाले में 3 पीढ़ियां एक हो गई। एक दादू का प्यार, एक पिता का पश्चाताप और एक पोते का प्रण। समय धीरे धीरे बीत रहा था, लेकिन दादू की याद अब भी हर कोने में बसी थी। किशोर के मन में पछतावे की आग बुझ नहीं रही थी। हर सुबह जब वो आईने में खुद को देखता तो उसे अपने चेहरे पर अपने पिता की झलक दिखती और हर बार आंखें नम हो जाती। राज अब बार बार कहता, पापा, अगर दादू जिंदा होते तो हमें देखकर गर्व करते। किशोर बस सिर झुका देता। पर एक दिन उसने फैसला कर लिया, अब मैं सिर्फ रोऊंगा नहीं, कुछ करूंगा। वही झोपड़ी, वही दीवारें, बस अब वहां शांति थी। किशोर ने पिता की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। अनुपमा, हमने बहुत बड़ी गलती की। वो अकेले रहे और हम अपने अपने सुख में खो गए। किशोर ने आगे कहा, अब वक्त है कि हम उस गलती को मिटाएं। उसने एक सपना देखा, एक ऐसा स्थान जहां कोई भी श्याम प्रसाद जी जैसा पिता अकेला ना रहे, जहां हर वृद्ध को अपनापन, सम्मान और देखभाल मिले। राज ने कहा, पापा, नाम श्याम प्रसाद सेवा केंद्र रखिएगा। किशोर ने बेटे की ओर देखा और मुस्कुराया। बिल्कुल, क्योंकि ये उसके नाम से ही नहीं, उनके संस्कारों से चलेगा। कुछ महीनों बाद गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से खंडहर पड़ी थी। किशोर ने अपने शहर का घर बेच दिया और उस हवेली को ठीक करवाना शुरू किया। राज ने साथ दिया। ईंटों पर रंग चढ़ने लगा। दीवारों पर लिखा गया, श्याम प्रसाद सेवा केंद्र। यहाँ हर बुजुर्ग हमारे अपने हैं। पहले दिन जब द्वार खोला गया तो कुछ गांव के वृद्ध आए जो अकेले रह रहे थे। कोई किसान था जिसे बेटे ने घर से निकाल दिया था, तो कोई बुजुर्ग महिला थी जो बहू की डांट से परेशान थी। किशोर ने उन सबका स्वागत किया। यहाँ आप सबको घर नहीं, अपनापन मिलेगा। अनुपमा, जो कभी बहू थी, अब सेवा केंद्र की माँ कहलाने लगी। वो सबको खाना परोसती। किशोर ने पुराने रेडियो में भजन बजाया। राज ने दीवार पर दादू की बड़ी सी तस्वीर लगाई। तस्वीर के नीचे लिखा था, एक पिता के आंसू से जन्मा ये घर
ताकि किसी और पिता की आंखें नम ना हो। शाम ढलने लगी। सभी बुजुर्गों के साथ किशोर और राज आंगन में बैठे थे। एक वृद्ध बोले, बेटा आज बहुत सालों बाद दिल को सुकून मिला। ये जगह नहीं, ये तो घर है। किशोर की आंखें भर आई और उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने पिता को धन्यवाद कह रहा हो। पापा देखिए, अब कोई अकेला नहीं रहेगा। उसी वक्त हवा चली और दीपक की लौ हिली लेकिन बुझी नहीं, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। बेटा अब मेरा सपना पूरा हुआ। उस रात किशोर ने राज से कहा, बेटा अब ये सेवा केंद्र ही तुम्हारा असली घर होगा। याद रखना, अपने लिए जीना आसान है, लेकिन किसी और के लिए जीना असली इंसानियत है। राज मुस्कुराया। दादू ने आपको जीवन दिया था, अब आप दूसरों को देंगे। यही उनका असली श्राद्ध है। श्याम प्रसाद सेवा केंद्र अब गांव की पहचान बन चुका था। जिस हवेली में कभी सन्नाटा गूंजता था, अब वहां सुबह की आरती की आवाज, हंसी के ठहाके और बुजुर्गों के गीत सुनाई देते। गांव के लोग अब इस जगह को सिर्फ सेवा केंद्र नहीं, बल्कि दादू का घर कहने लगे थे। हर सुबह राज बुजुर्गों को साथ योग करवाता, फिर सबके साथ चाय पीता। किशोर पूरे दिन सेवा में लगे रहते और अनुपमा भोजन तैयार करती। वो माहौल ऐसा था जैसे किसी ने सारे रिश्ते फिर से जोड़ दिए हो। एक दिन जिला अधिकारी आए। उन्होंने केंद्र देखकर कहा, आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन क्या आपने इसे किसी संस्था से जोड़ने की सोची है, ताकि ज़्यादा लोग लाभ ले सके? किशोर ने कहा, हमारी सोच थी कि इसे परिवार की तरह चलाए, संस्था की तरह नहीं। राज बीच में बोला, लेकिन अगर हम इसे बढ़ाएंगे नहीं, तो शायद कई और दादू अकेले रह जाएंगे। किशोर ने बेटे की ओर देखा। तू सही कह रहा है बेटा। अब वक्त है कि ये केंद्र सिर्फ गांव नहीं, पूरे जिले की आवाज बने। राज ने प्रण किया कि मैं इस केंद्र को देश भर में फैलाऊंगा। पापा, हर गांव हर शहर में एक श्याम प्रसाद सेवा केंद्र होगा, ताकि किसी पिता को अपने बेटे की प्रतीक्षा में आंसू न बहाने पड़े। किशोर की आंखें गर्व से चमक उठी। राज, तू वही बीज है जो पापा ने बोया था। कुछ महीनों बाद राज शहर गया। वहां के कॉलेजों, संस्थाओं और प्रशासन से मिलकर उसने श्याम प्रसाद सेवा मिशन की नींव रखी। जहां भी वो जाता, लोगों को अपने दादू की कहानी सुनाता। कैसे एक बूढ़े ने खांसी में दम तोड़ा, पर अपने बेटे को जीवन की सबसे बड़ी सीख दे गया। लोग भावुक हो जाते। कई युवा उसकी मुहिम से जुड़ गए। कुछ ने अपने घरों के बुजुर्गों को केंद्र में भेजा, तो कुछ ने वहीं आकर सेवा करने की ठानी। समाचार पत्रों में सुर्खियां छपने लगी, एक पोते ने अपने दादू की याद में देश को नया संस्कार दिया। एक शाम जब राजगांव लौटा तो देखा, किशोर सेवा केंद्र के आंगन में बैठे थे और दादू की तस्वीर के सामने दिया जल रहा था। राज ने कहा, पापा, मैंने सपना पूरा कर दिया। अब हमारे दादू का घर की शाखाएं 3 जिलों में खुल चुकी हैं। किशोर मुस्कुराए। बेटा, पापा को गर्व हो रहा होगा। उन्होंने जिस प्रेम को खोया, तूने उसे वापस लोगों के दिलों में लौटा दिया। राज ने दादू की तस्वीर की ओर देखा और धीरे से बोला, दादू, अब कोई अकेला नहीं मरेगा। अब आपकी खांसी नहीं, आपकी आवाज गूंजेगी हर उस जगह जहां कोई बूढ़ा आज भी इंतजार करता है कि कोई उसे पापा कहे। कुछ दिन बाद राज को दिल्ली से एक निमंत्रण मिला। राष्ट्रीय युवा सेवा सम्मान समारोह में आपका सम्मान किया जाएगा। लेकिन उसी शाम किशोर की तबीयत अचानक बिगड़ गई। राज ने दौड़कर उनके पास जाकर कहा, पापा, मैं समारोह में नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। किशोर ने बेटे का हाथ पकड़ा। नहीं बेटा, तू जरूर जा। तू सिर्फ मेरा नहीं, अपने दादू का नाम रोशन करने जा रहा है। राज की आंखें भर आई। पापा, आप भी चलिए ना मेरे साथ। किशोर ने मुस्कुराकर कहा, मैं तो तेरे हर कदम पर रहूंगा बेटा, जैसे तेरे दादू अब भी मेरे दिल में हैं। उस रात राज सेवा केंद्र की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। चांद चमक रहा था, हवा ठंडी थी। उसने मन ही मन कहा, दादू, अब आपकी कहानी पूरा देश सुनेगा। आपकी खांसी अब किसी बेटे की नींद नहीं तोड़ेगी, बल्कि हर बेटे को जगाएगी कि वो अपने पिता को कभी अकेला मत छोड़े। दिल्ली का विज्ञान भवन खचाखच भरा हुआ था। सामने मंच पर बड़े बड़े मंत्री, अधिकारी और समाज सेवी बैठे थे।
आज का दिन विशेष था। राष्ट्रीय युवा सेवा सम्मान समारोह। मंच पर नाम पुकारा गया राजकिशोर शुक्ला, संस्थापक श्याम प्रसाद सेवा मिशन। हॉल में तालियों की गूंज गूंज उठी। राज धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। उसने सफेद कुर्ता पैजामा पहन रखा था और जेब में अपने दादू का पुराना रूमाल रखा था। मंच पर पहुंचते ही उसकी आंखें भर आई। वो माइक के सामने खड़ा हुआ, कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, नमस्कार, मैं राज हूँ और आज जो भी हूँ वो एक बूढ़े आदमी की खांसी की वजह से हूँ। हॉल में सन्नाटा छा गया। वो मेरे दादू श्याम प्रसाद जी थे, एक ऐसे पिता जिनके पास सब कुछ था, घर, परिवार, पैसा, बस एक चीज की कमी थी, दिल में जगह। मेरे दादू की उम्र 80 के पार थी। वो खांसी से टूट चुके थे, फिर भी किसी ने उन्हें अपने साथ नहीं रखा। कहते हैं अब बूढ़े हो गए हैं, संभालना मुश्किल है। वो अकेले एक टूटी झोपड़ी में रहते थे, जहां बारिश की बूंदें टपकती और खांसी उनकी सांसों में गूंजती रहती। राज की आवाज कांप गई और आंखों से आंसू झरने लगे। एक दिन उन्होंने मेरे पापा को फोन किया। पापा ने फोन नहीं उठाया, पर मैंने उठा लिया और उस पल मेरी जिंदगी बदल गई। मैं भागा और देखा मेरे दादू जमीन पर पड़े हैं। उनके पास सिर्फ एक पुरानी चादर थी और आंखों में आंसू। मैंने उन्हें उठाया, दवा दी, पानी दिया। उन्होंने मेरा सिर सहलाया और कहा, हमेशा खुश रहे बेटा। बस वही आखिरी शब्द थे उनके और वो चले गए। हॉल में बैठे सैकड़ों लोग रो रहे थे। राज ने आगे कहा, उस दिन मैंने तय किया कि अब कोई भी दादू अकेला नहीं रहेगा। अब किसी पिता को अपने बेटे की प्रतीक्षा में आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। मैंने श्याम प्रसाद सेवा मिशन शुरू किया, जहां बुजुर्ग सिर्फ रहते नहीं, जीते हैं, जहां उन्हें सेवा नहीं स्नेह मिलता है। और आज जब देश मुझे सम्मान दे रहा है, तो मैं ये सम्मान अपने दादू को समर्पित करता हूँ। उनकी खांसी की हर गूंज को, जो अब हर दिल में गूंजती है। तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। कई बुजुर्ग अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए, कुछ ने आंसू पोंछे। राज ने अपने दादू के रूमाल को माथे से लगाया और माइक से कहा, अगर आपके घर में कोई बूढ़ा है तो समझ लीजिए भगवान खुद आपके घर में है। मंत्री महोदय मंच पर आए। उन्होंने राज के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज तूने सिर्फ अपने दादू को नहीं, पूरे देश को जागृत किया है। राज ने सम्मान ग्रहण किया। भीड़ में बैठे कई युवा उठकर उनके पास आए और बोले, भाई, हम भी आपके मिशन से जुड़ना चाहते हैं। राज मुस्कुराया, जरूर, क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं, हर उस बेटे की कहानी है जिसने अपने पिता को बुला दिया है, और हर उस पोते की कहानी है जिसने अपने दादू से दिल लगाया है। समारोह के बाद राज बाहर निकला। आसमान में चांद था पूरा, जैसे दादू की मुस्कान हो। उसने जेब से वो पुराना रूमाल निकाला, धीरे से बोला, दादू, मैंने आपका नाम रोशन कर दिया। हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। राज मुस्कुरा पड़ा। उसने आसमान की ओर देखा। आप यही है ना दादू? दिल्ली में सम्मान समारोह के बाद राज को कई संस्थाओं, मीडिया और प्रशासन से सहयोग के प्रस्ताव मिले। वो अपने दादू की याद में देश भर में श्याम प्रसाद सेवा मिशन फैलाने के सपनों में खोया था। पर उसी रात एक फोन आया जिसने उसकी आत्मा हिला दी। फोन उसकी मां अनुपमा का था। आवाज कांप रही थी, राज, जल्दी आ जाओ बेटा, पापा जी की तबीयत बहुत खराब है। राज का दिल धक से रह गया। उसने बिना एक पल गवाए दिल्ली की फ्लाइट छोड़ी और रात भर सड़क मार्ग से गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ते भर बारिश हो रही थी और उसकी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। वो खुद से बुदबुदा रहा था, अब कुछ मत होने देना। मेरे पापा अब बदल गए हैं, उन्हें मेरे दादू जैसा अकेला मत करना। सुबह जब राज पहुंचा तो सेवा केंद्र के आंगन में अजीब सन्नाटा था। सब लोग चुप थे। अंदर कमरे में किशोर बिस्तर पर लेटे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर पास में रखा था। अनुपमा उनकी हथेलियां थामे बैठी थी। राज दौड़कर उनके पास गया। पापा, पापा, आंखें खोलिए ना। किशोर ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन सांसें भारी थी। राज, तू आ गया? राज ने उनका हाथ पकड़ा। पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आप ठीक हो जाओगे ना? किशोर ने हल्की हंसी दी।
अब बूढ़ा पेड़ गिरने वाला है बेटा, लेकिन खुश हूँ कि उसकी छाँव अब पूरे देश में फैलेगी। राज की आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। ऐसा मत कहिए पापा, अभी बहुत कुछ करना है साथ में, किशोर ने कहा। नहीं बेटा, अब मुझे तेरे दादू के पास जाना है, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। राज झुक गया। कहिए पापा, किशोर बोले। राज, जब तेरे दादू जिंदा थे मैंने उन्हें बहुत दुख दिया। उनके पास जाऊं तो चेहरा दिखाने लायक नहीं था, लेकिन तूने मुझे फिर से जीना सिखाया। तेरी आंखों में मैंने अपने पापा का चेहरा देखा है। अब जब तू श्याम प्रसाद सेवा मिशन को आगे बढ़ाएगा तो याद रखना बेटा, ये मिशन सिर्फ बुजुर्गों के लिए नहीं बल्कि उन बेटों के लिए भी है जो अपने बुजुर्गों से माफ़ी मांगना चाहते हैं। राज फपक पड़ा। पापा, मैं वादा करता हूँ आपका और दादू का नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। किशोर मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से राज का हाथ अपने सीने पर रखा और बोले, अब दिल हल्का हो गया, अब डर नहीं लगता। और फिर एक लंबी सांस के साथ उनके होठों पर शांति छा गई। राज चिल्लाया, पापा! पूरा सेवा केंद्र गूंज उठा। हर बुजुर्ग, हर कार्यकर्ता के चेहरे पर आंसू थे। राज जमीन पर बैठा पापा का सिर अपनी गोद में रखे रोता रहा। सूरज ढल रहा था। राज ने अपने पिता की चिता के पास बैठकर आंखें बंद कर ली। उसे याद आया दादू की झोपड़ी, वो खांसी की आवाज और अब पापा का शांत चेहरा। वो बोला, दादू, पापा अब आपके पास आ गए हैं। अब आप दोनों खुश रहना, मैं यहाँ आपकी रोशनी को बुझने नहीं दूंगा। उसने दादू और पापा दोनों की तस्वीरें सेवा केंद्र के मुख्य द्वार पर लगाई। ऊपर लिखा, जहाँ पिता छोड़े नहीं जाते वहीं से प्रेम की शुरुआत होती है। राज ने मिशन को श्याम प्रसाद किशोर सेवा ट्रस्ट में बदल दिया। देश के 12 राज्यों में उसके केंद्र खुल चुके थे। हर जगह एक ही नियम था, यहाँ कोई बुजुर्ग अकेला नहीं रहेगा। लोग कहते, ये बच्चा नहीं, खुद भगवान का भेजा हुआ है। राज हमेशा मुस्कुरा कर कहता, नहीं, मैं तो बस अपने दादू की खांसी का जवाब दे रहा हूँ। समय किसी के लिए नहीं रुकता। राज की मां अनुपमा भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। साल बीतते गए। श्याम प्रसाद किशोर सेवा ट्रस्ट अब देश भर में फैल चुका था। हर शहर, हर गांव में एक दादू का घर बन चुका था। राज अब बूढ़ा हो गया था। सिर के सारे बाल सफेद हो चुके थे। आंखों पर चश्मा था और चाल धीमी, लेकिन दिल अब भी वही था, ममता से भरा, विनम्र और दादू की याद से उजला। सुबह सूरज की पहली किरणें श्याम प्रसाद किशोर सेवा केंद्र की दीवारों पर पड़ रही थी। राज बरामदे में बैठा था। उसके सामने बच्चों का एक समूह भजन गा रहा था, जिसने बड़ों की सेवा की भगवान उसी में बसता है। राज मुस्कुरा रहा था। हर बच्चा उसके पास आकर पैर छूता और कहता, दादू आशीर्वाद दीजिए। वो प्यार से सबके सिर पर हाथ फेर देता। खुश रहो बेटा, हमेशा अपने माँ बाप का मान रखना। उसी वक्त उसकी सहयोगी आई। उसने कहा, राज भैया, आज सेवा दिवस है, देश भर से लोग आने वाले हैं, सब आपका भाषण सुनना चाहते हैं। राज ने मुस्कुराकर कहा, अब भाषण देने की ताकत नहीं रही मुझ में। अब तो बस दिल में जो है वही भगवान को कहता हूँ। शाम को आकाश सुनहरा हो गया था। सेवा केंद्र में हजारों लोग एकत्र हुए। मंच पर राज की तस्वीर के साथ दोनों श्याम प्रसाद जी और किशोर जी की तस्वीरें भी लगी थी। राज धीरे धीरे मंच पर पहुंचा। हाथ में लाठी थी पर चेहरा शांत था। उसने माइक्रोफोन के पास जाकर कहा, आज मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस अपने दादू और पापा को याद करूँगा। फिर उसने आंखें बंद की और बोला, भगवान, मैंने जो कुछ किया वो किसी पुरस्कार के लिए नहीं, बस उस खांसी की आवाज़ को मिटाने के लिए किया जो मेरे दादू की झोपड़ी में गूंजा करती थी। सभी श्रोता मौन थे और राज की आवाज़ कांप रही थी, पर आत्मा मजबूत थी। आज जब मैं पीछे देखता हूँ तो लगता है मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ उन्होंने कराया। मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है तो उनकी खामोशी को अनसुना मत करना, क्योंकि वही खामोशी एक दिन आपकी पुकार बन जाएगी। तालियां नहीं बजी क्योंकि सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रात को राज अपने कमरे में अकेला बैठा था। दीवार पर दादू, पापा और माँ की तस्वीरें थी। उनके नीचे दिया जल रहा था। राज ने तीनों की तस्वीरों को देखा और मुस्कुराया। दादू, पापा, माँ, अब मैं थक गया हूँ।
लगता है आप लोग मुझे बुला रहे हैं। उसने धीरे से आंखें बंद की। होठों पर वही पुरानी मुस्कान थी और कमरे में शांति छा गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, राज की आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो चुकी थी। सेवा केंद्र के आंगन में आज सब लोग इकट्ठा थे। राज की तस्वीर फूलों से सजी थी। बच्चे भजन गा रहे थे। जिसने बड़ों की सेवा की, वही सच में भगवान के करीब गया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।